हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द लिंक फॉर अदर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर will be available in the description box, or you can see the playlist of class 6 science in Mintalk India channel. But before we start, here is a small introduction about me. So let us start. सबसे पहले हमारे चैप्टर के नाम का मीनिंग हम पढ़ रहे हैं फूड, उनके कंपोनेंट्स। फूड तो आपको पता ही है, खाना जो हम खाते हैं जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए। कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स आर द थिंग्स बाय विच द फूड इज मेड अप ऑफ। कुछ बच्चे तो बोलेंगे फूड तो इंग्रेडिएंट से ही बनता है, जैसे कि हमने हमारे चैप्टर 1 में पढ़ा था। लेकिन हर फूड आइटम में इंग्रेडिएंट सेम तो नहीं होता। जैसे हम अगर खीर बना रहे हैं तो उसमें मिल्क और राइस का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर बिरयानी बनाएंगे उसमें तो मिल्क नहीं देंगे। सो कंपोनेंट इज समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट, कुछ ऐसी चीज़ जिसकी हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। दोज थिंग्स आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और उन्हीं कंपोनेंट्स को हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए ही हम फूड को खाते हैं। So first of all, the definition of food. Food is the group of edible substances. जो चीज़ें हम खा सकते हैं उन्हें हम edible बोलते हैं। Edible substances which is required by all living things for their life. Now second question comes to our mind is, what does the food gives us? So like we have already discussed in our chapter 1, फूड हमें बहुत कुछ देता है। फॉर एग्जाम्पल, फूड गिव्स अस एनर्जी। अगर आप किसी दिन खाली पेट स्कूल चले गए तो आपको असेंबली हॉल में बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, सर दर्द होने लगेगा, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिल रही है। तो फूड हमें एनर्जी देता है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड बिल्ड आवर बॉडी। फूड हमें बड़ा करता है। आप जब बॉर्न हुए थे, आप छोटे से बेबी थे, तो छोटे से बेबी के छोटे से बॉडी से लेकर आज आपकी बॉडी बहुत बड़ी हो गई है। तो ये जो बॉडी का ग्रोथ हुआ, ये किसके लिए हुआ? ये फूड की वजह से हुआ। उसके बाद फूड हमें गुड हेल्थ देता है। It helps us to maintain good health also. And then one more important thing is food protects us from diseases and infections. तो ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स जो हम खाते हैं, जैसे हरी सब्जियां, फल इत्यादि, उन तरह के फूड आइटम्स में भी कुछ ऐसा चीज़ मौजूद होता है जो हमारे बॉडी को खतरनाक बीमारियों से और इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। Now not necessary that a same type of food will give us energy also, and the same type of food will protect our body from the diseases also. It is not necessary that the food which gives us good health will also helps our body to grow and also will help our body to build its muscle. इसीलिए हम वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, क्योंकि हर फूड में अपना अलग अलग गुण मौजूद होता है। और अगर हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, अगर हमें एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी को ग्रो करना है, हमें हेल्दी बनाना है और बॉडी को रक्षा भी करनी है खतरनाक डिसीजेस से, तो हमें अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स को खाना पड़ता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट फूड आइटम्स दैट वी ईट? किसी किसी को सलाद खाना बहुत अच्छा लगता है, whereas some people love to eat eggs, meat and fish. कुछ लोगों का डेयरी प्रोडक्ट्स फेवरेट होता है, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें लाइक द कर्ड, पनीर, चीज़ एक्सेट्रा। और कुछ लोग बोलते हैं मेरे लिए तो दाल चावल ही बेस्ट है। सो टिल नाउ हमें इतना तो पता चल गया कि हम अलग अलग फूड आइटम्स इसलिए खाते हैं क्योंकि अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग चीज़ें मौजूद होती है, और यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें फूड से मिलता है, जिसे हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, इन्हीं चीज़ों को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और फूड में मौजूद इन्हीं स्पेशल चीज़ों को, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को जब हम खाते हैं तो इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग मतलब खाना, अपने बॉडी के अंदर ले लेना। कंज्यूमिंग द न्यूट्रिएंट्स required for growth and development of our body is called nutrition.
Now let's start reading our text. In chapter 1 we have made list of the food items that we eat. और हमने ये भी देखा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, इंडिया में अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स पाए जाते हैं। हम एक टाइम में जो खाना खाते हैं उसे मील कहा जाता है। एक मील या तो दाल चपाती एक सब्जी की तरह होगा, या फिर कोई दाल चावल और सब्जी खा के एक मील कंप्लीट करता होगा, और उसी तरीके से कोई और साउथ इंडिया में रहने वाला इंसान शायद अप्पम, फिश करी और एक सब्जी खा के अपने मील को कंप्लीट करता हो। तो हमारे प्लेट में, हमारे खाने में एक आइटम वो रहता है जो हमेशा ग्रेन से बना हुआ होता है। आवर मील विल यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम विच इज़ मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। जैसे इस केस में व्हीट ग्रेन से बनी हुई ये रोटी है। उसके बाद हमारे प्लेट में दूसरी एक आइटम दाल की होगी, तो जैसे यहाँ पे। और हमारे प्लेट में तीसरी एक और आइटम भी हमेशा रहती है, वो है एक तरह की सब्जी। अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर नॉन वेजिटेरियन हैं, लोग मीट, फिश जी खाना प्रिफर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग दूध, दही, छाछ, अचार इन सबको भी खाते हैं। दोज आर द डेयरी प्रोडक्ट्स। और डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा बहुत सारे लोग सलाद भी खाते हैं। दोज आर द रॉ वेजिटेबल्स। तो प्लेट में इतनी वैरायटी होने का रीज़न यही है कि हर एक फूड आइटम के कंपोनेंट्स सेम नहीं होते। शायद ग्रेन में वो एक कंपोनेंट होगा जो सब्जी में नहीं होगा, इसीलिए हम सब्जी को भी खाते हैं। और शायद दाल में कुछ ऐसा कंपोनेंट होगा जो दाल में ही ज़्यादा होगा, रोटी में थोड़ा कम होगा। इसीलिए बॉडी को उस न्यूट्रिएंट की कमी ना हो जाए, इसीलिए हम दाल भी खाते हैं। नाउ लेट्स सी आवर टेबल 2.1। Here are some common meals of different region। जैसे पंजाब में रहने वाले लोग मक्के की रोटी, सरसों का साग और साथ में राजमा भी खाएंगे, राजमा चावल खाएंगे और साथ में थोड़ा सा दही या फिर घी भी लेंगे। आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, तो चावल को दाल के साथ मिक्स करके, रसम के साथ मिक्स करके खाते हैं और साथ में एक सब्जी भी रहती है। और लास्ट में खाने के लिए छाछ, अचार नहीं तो घी रहता है। और यहाँ पे थर्ड आइटम, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, तो मैंने अपने यहाँ का ही लिख लिया। बंगाल में रहने वाले लोग ज़्यादातर राइस खाते हैं। राइस को दाल के साथ खाया जाता है और साथ में एक टाइप का मिक्स्ड वेजिटेबल रहता है जिसे शुक्तो कहते हैं, और एक फिश करी भी ज़रूर रहता है। और लास्ट में यहाँ के लोग मिष्टी दोई यानी कि मीठी दही खाना भी बहुत पसंद करते हैं। हमारे प्लेट में इतनी वैरायटी इसलिए रहती है क्योंकि सभी फूड आइटम्स के कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं, वही कंपोनेंट्स जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, और इन्हीं कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। सो व्हाट आर द नेम ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। चलते हैं वापस फिर से उसी क्वेश्चन की तरफ, फूड हमें क्या देता है। तो जैसे फूड हमें सबसे पहले एनर्जी देता है। So the nutrient which gives us energy is called carbohydrates। CAR car, BO bo, HY high, DRA dre, TES tates, carbohydrates। इसके अलावा FATS fats नाम का भी एक न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी में एनर्जी देता है। Then the second point we studied was food helps us to grow and build our body, and the nutrient which helps us to build our body is called proteins। PRO pro, TEIN protein, और S लगा देने से proteins, because there are many different type of proteins present जिसके बारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट में हमने ये देखा था कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं, and the nutrient which help us to maintain good health is called minerals। MINERALS minerals। और मिनरल्स के ही साथ साथ जो फूड आइटम हमारे बॉडी को डिसीजेस से और इन्फेक्शन से बचाते हैं, फूड में मौजूद उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स को विटामिन्स बोला जाता है। VITA विटा, MINS मीन्स विटामिन्स। सो द मेजर न्यूट्रिएंट्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारे बॉडी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। So that is why we need water, and also we need dietary fibers। Dietary fibers are those substances which do not have certain nutrients in them, but they are definitely needed by our body. So in our part 2 video, we will see which are the food items that are rich in carbohydrates, the food items those are rich in proteins, the food items that are rich in fats, vitamins and minerals।
In our part 1 video, we studied for us to stay healthy, for our body to maintain its health, we eat our food, and these food items contain some special things in it which are called nutrients. To get these nutrients only, we eat our food. And the name of those nutrients are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. So we are going to study कि ऐसे कौन कौन से food items है which are rich in carbohydrates, जिसे खा के हमें बहुत सारा carbohydrates मिल सकता है, जिसे खा के हमें बहुत सारा प्रोटीन मिल सकता है, which food item is rich in fat, which food items are rich in vitamins and which food items are rich in minerals. The textbook topic 2.2, what do various nutrients do for our body? But before we start our video, here is a small introduction about me. So let us start from the first and very important nutrient present in our food, that is the carbohydrate. Carbohydrate gives us energy. Energy is the capacity to do work. कोई भी काम करने की शक्ति को energy कहा जाता है. आप डेली स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं, खेल कूद करते हैं, अपना कंसंट्रेशन लगाते हैं. So all these things require energy. And if you do not have any type of breakfast which has carbohydrates in it, then you may feel less energetic whole day. So carbohydrates are a group of substances. इसीलिए हम इसको S लिख के plural लिखते हैं. And the main form of carbohydrates are called starch and sugar. Some more important types of carbohydrates are there which is found in our food, and the name are starch, sucrose, glucose, फ्रक्टोज एंड सेलुलोज. अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं. मोस्टली ऑल द ग्रेन्स एंड सीरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ग्रेन्स का मतलब जो अनाज हम खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, गेहूं की बनाई हुई चपाती खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, आलू खाते हैं. ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत रिच होती हैं. मतलब इन सभी फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. एंड दैट इज़ द रीज़न इन आवर मील बहुत सारे स्टेट्स में चावल बहुत मात्रा में खाया जाता है, बिकॉज राइस गिव्स इंस्टेंट एनर्जी टू अस. उसके बाद गेहूं की बनी हुई जो हम चपाती खाते हैं वो भी हमें एनर्जी देती है. देन वन मोर इम्पॉर्टेंट सीरियल इज द सोरगम एंड इट इज कॉल्ड जोवार इन हिंदी. सिमिलरली इन मेनी हाउसेस चपाती मेड अप ऑफ बाजरा इज ऑल्सो ईटन. आपने शायद बाजरे की रोटी खाई होगी. बाजरा इज ऑल्सो वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. Maize is also another food item which is rich in carbohydrates. Some fruits and vegetables like the sugar cane, the sugar beet, mangoes and bananas, they are also very rich in carbohydrates. So when we eat the food items like the chapati, bread, noodles, rice, dosa and idli which are made out of the cereals, grains, then we take starch carbohydrate into our body. हमारे शरीर में इन्हीं फूड आइटम्स के द्वारा स्टार्च नाम का कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में आता है, और यही स्टार्च कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके हमारे बॉडी को एनर्जी देता है. इवन द पोटैटो ऑल्सो, जो हम डेली हमारे खाने में आलू खाते हैं, इट ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी. आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत रिच होते हैं, जैसे बाजरा, राइस, व्हीट, मेज भी, ये सभी सीरियल्स हैं, हमने अभी भी डिस्कस किया. देन द पोटैटो एंड द स्वीट पोटैटो इज ऑल्सो वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. और फ्रूट्स की बात करें तो शुगर केन, पपाया, मैंगो, मेलन, बनाना, दीज आर ऑल्सो वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. Here one thing you need to note is that carbohydrates in our food are obtained mainly from the plant sources. हमें carbohydrates, nutrients animal sources से नहीं मिलता. कार्बोहाइड्रेट्स की तरह एक और न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, एंड दोज आर द फैट्स. फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, एंड द फूड आइटम्स विच हैज़ फैट्स इन इट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड एज वेल. फैट्स हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देते हैं. तो मान लीजिए आपने सेम अमाउंट ऑफ फैट खाया, सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाया, लेकिन फैट से आपको डबल एनर्जी, ट्वाइस एज मच एनर्जी यू विल गेट from the fats in comparison to the carbohydrates.
बट स्टिल वी ईट कार्बोहाइड्रेट्स मोर एंड लेस द अमाउंट ऑफ फैट्स, क्योंकि फैट्स की एक टेंडेंसी होती है हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाने की, जम जाने की, जिससे कि मोटापा होने लगता है। द फूड आइटम्स विच आर रिच इन फैट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो जो हमें प्लांट से मिलता है और दूसरा जो हमें एनिमल से मिलता है। तो जैसे हम जो भी तेल अपने खाने में यूज़ करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, उसके बाद मूंगफली से भी तेल निकलता है, ग्राउंडनट ऑयल, ऑल दीज आर द प्लांट बेस्ड फैट्स दैट वी ईट। सिमिलरली ये जो काजू बादाम है, जैसे ड्राई फ्रूट्स जो हम खाते हैं, देन ऑल द नट्स, तिल, ये सभी फैट्स के सोर्सेस हैं विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। और एनिमल से हमें जो फैट्स मिलता है वो है इन द फॉर्म ऑफ बटर, घी, मिल्क के ऊपर मलाई होती है, उसमें भी फैट होता है। क्रीम इज़ नथिंग बट द मलाई ऑफ द मिल्क, देन द एग्स, फिश, मीट, ऑल दीज आर द एनिमल प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच वी कैन गेट द। Please note that the fats present in the oils and the fat present in the milk cream is similar in nature, but only the difference is that oil जो होता है वो liquid रहता है रूम टेम्परेचर में, जबकि जो फैट होता है वो सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर में। फैट की टेंडेंसी होती है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फैट खा लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जमने लगता है एंड इट लीड्स टू ओबेसिटी। फैटी सब्सटेंस को पहचानना बहुत आसान होता है बिकॉज इट लीव्स एन ऑयली ट्रांसपेरेंट स्पॉट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। The third important nutrient present in our food is called protein, and it is also called the body building nutrient. The food items which has protein in it are called body building foods. हमारे बॉडी में बोन्स होता है, बोन्स के ऊपर बहुत सारा मसल होता है, मांस होता है। तो वो जो मांस है, फिर मांस को कवर करता हुआ हमारे बॉडी में जो स्किन है वो किससे बनता है? वो प्रोटीन से बनता है। और इसीलिए बढ़ते बच्चों को प्रोटीन्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन हेल्प्स टू बिल्ड आवर मसल, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। जब हमें चोट लगती है, हमारे स्किन में कट जाता है, छिल जाता है, तो वो ठीक कैसे होता है, हमारा स्किन कैसे ठीक होता है, उसके लिए हमें ढेर सारा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। द प्रोटीन ऑल्सो हेल्प अस टू बिल्ड न्यू टिश्यूज़। हमारे शरीर के घाव जब सूखने लगते हैं तो प्रोटीन की वजह से ही नए नए सेल्स बनते हैं, नए नए टिश्यूज़ बनते हैं और उससे हमारी बॉडी, हमारी स्किन अच्छी होने लगती है। अब प्रोटीन का सोर्स बहुत इजी है पता करना। तो जैसे आपके बुक में भी फ़ोटो दी हुई है, हर तरह के दाल जो हम खाते हैं, जैसे ये ग्राम मतलब काला चना, मूंग की दाल, तूर दाल, बीन्स, सोयाबीन, मटर, ये सभी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमें ढेर सारा प्रोटीन मिलता है। दाल को हम पल्सेस भी बोलते हैं। सो ऑल द पल्सेस आर वेरी मच रिच इन प्रोटीन्स। इसके अलावा ग्राउंडनट, जो मूंगफली हम खाते हैं, मटर खाते हैं, ये भी प्रोटीन में बहुत रिच होता है। दीज आर द प्लांट सोर्सेस। सिमिलरली वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मैनी एनिमल सोर्सेस ऑल्सो, लाइक द मीट, फिश, पनीर, एग्स एंड मिल्क. All these are obtained from the animals and these are also very rich in proteins. Rich in protein होने का ये मतलब है कि वैसे तो फिश में, एग में, पनीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन उसमें से प्रोटीन जो है उसकी मात्रा दूसरे कंपोनेंट्स के तुलना में सबसे ज़्यादा है। अब हमारे बॉडी का मसल तो बन गया, हमने एनर्जी भी पाली, लेकिन उसे अभी प्रोटेक्ट भी तो करना है बाहर की बीमारियों से। सो हियर कम्स विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स फॉर अस, एंड द फूड विच कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दीज टाइप ऑफ फूड आइटम्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी काइंड ऑफ डिसीजेस। बीमारियों से बचाने के अलावा विटामिन्स हमारी आँखों को, हड्डियों को, टीथ एंड गम्स को हेल्दी रखता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स जैसे हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, हमें ज़्यादा खाना पड़ता है, उसके ऑपोजिट विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके बिना हमारे शरीर को डिसीजेस से लड़ने की ताकत नहीं मिलेगी। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, विटामिन्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन बी की सीरीज़ में भी B1, B2, B6, B12 जिनको मिला के बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है।
सो नाउ वन बाय वन वी विल सी कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर को क्या देता है। फर्स्ट इज द विटामिन ए। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन, आईज एंड हेयर हेल्दी। आसान शब्दों में दूर से जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको रेडिश ऑरेंज कलर के नजर आएंगे, उन सब चीज़ों में विटामिन ए मौजूद होता है। लाइक द पपाया, कैरेट, मैंगो, अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दीज आर ऑल्सो वेरी रिच इन विटामिन ए। तो ये तो हुए प्लांट प्रोडक्ट्स जिससे हमें विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स भी हैं जिससे हमें विटामिन ए मिलता है, जैसे मिल्क है, फिश है, एग योक है येलो कलर का, एंड देन द कॉड लिवर ऑयल। दिस इज द लिवर ऑफ अ फिश फ्रॉम विच वी गेट ऑयल, और इसी का नाम कॉड लिवर ऑयल होता है, और इसमें भी विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नाउ लेट अस सी द सेकेंड विटामिन, दैट इज विटामिन बी। हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ, प्रॉपर फंक्शनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स, मसल, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी की कमी अगर हो जाती है बॉडी में तो उससे हमारे मसल वीक हो जाते हैं, हमारे मसल में शक्ति नहीं होती, तो हम भारी भारी बैग नहीं उठा पाते। मसल वीक हो जाने का यही मतलब होता है। So for that we have to eat the food items which are very rich in vitamin B. So the food items such as the wheat, rice, all the vegetarians eat wheat and rice. इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए liver which we get from the chicken, from the goat, and then the milk, eggs, meat and fish. These are also very rich in vitamin B. The third important vitamin in our food is the vitamin C. You must have seen lot of TV commercials which says that इस फेस वॉश में विटामिन सी है, इस फेस क्रीम में विटामिन सी है। तो आपको क्या लगता है फेस क्रीम में, फेस वॉश में विटामिन सी होने से क्या होता है? विटामिन सी की वजह से स्किन हमेशा फ्रेश एंड यंग बनी रहती है, और सिर्फ स्किन ही नहीं, विटामिन सी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द गम्स। अगर हमारे दांत हमारे मसूड़ों में स्ट्रांगली नहीं बैठे रहेंगे तो क्या होगा? दांत हिलने लगेगा, हमारे परमानेंट टीथ भी गिर जाएंगे, और बिना दांत के हम कैसे खाना खाएंगे? तो हमारे दांतों को कौन पकड़ के रखता है? गम्स पकड़ के रखता है, वो होते हैं मसूड़े। और हेल्दी गम्स के लिए विटामिन सी खाना बहुत ज़रूरी है। अदर देन द गम्स, द हेल्थ ऑफ द टीथ, immunity of the body, it is also increased by vitamin C. Immunity is the ability of our body to fight diseases. तो कौन कौन से फूड आइटम्स में विटामिन सी मिलेगा? तो जैसे आप अपने टेक्स्ट बुक के पिक्चर में भी बहुत सारे फल देख रहे हैं, जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, मतलब खट्टे फल, जैसे ऑरेंज है, नींबू है, गुआवा है, मौसम्बी, खट्टे टमाटर, खट्टा खट्टा आंवला, इनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। And other than the fruits, even the cabbage, green chilies, cauliflower, green leafy vegetables, they also contain vitamin C in them. Note that vitamin C हमें सिर्फ और सिर्फ plant product से ही मिलता है, ये animal sources से हमें नहीं मिलता। लेकिन हमारा अगला विटामिन जो है वो ज़्यादातर हमें animal sources से ही मिलता है, and that is the vitamin D. आप जैसे उम्र के बढ़ते बच्चे, उनके बोन्स बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि बोन्स बढ़ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। विटामिन डी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ आवर बोन्स एंड द हेल्थ ऑफ आवर टीथ। वैसे तो बोन्स वाइट कलर का जो होता है, टीथ भी जो वाइट कलर का होता है, ये कैल्शियम नाम के मिनरल से बनता है, लेकिन इस कैल्शियम को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए विटामिन डी के प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी अगर हमारे बॉडी में नहीं है तो दूध पीने के बावजूद भी, बॉडी में कैल्शियम जाने के बावजूद भी हमारा बॉडी उस कैल्शियम को यूज़ नहीं कर पाएगा। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन डी इन आवर फूड आर द मिल्क, बटर, लिवर, एग्स एंड फिश। और इसके अलावा विटामिन डी हमें नेचर से भी मिल सकता है, दैट इज बाय द सन एक्सपोजर। If we expose our skin to the sunlight every day, even our skin will be able to produce vitamin D itself. लेकिन क्योंकि आजकल हम लोग धूप में उतना नहीं निकलते हैं, मोस्टली घर के अंदर बैठ के ही सारे काम कर लेते हैं, इट कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन सम पीपल। डेफिशिएंसी होने का मतलब कमी हो जाना। आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को तेल मालिश करके धूप में कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, ताकि बच्चों के बॉडी में धूप आ सके और धूप की वजह से उनके बॉडी में विटामिन डी बन सके।
But because we adults get the insufficient exposure to the sunlight, हमें इन सभी फूड आइटम्स को खाना पड़ता है ताकि हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो जाए। सो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी, ये 4 विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अदर देन दिस विटामिन ई भी बहुत ज़रूरी है जिससे हमारे स्किन का गुड हेल्थ मेंटेन होता है। और उसके अलावा विटामिन के विच इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। एंड इन आवर फूड देयर आर टोटल 6 मिनरल्स एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, जिसे हम पढ़ेंगे अपने पार्ट 3 वीडियो में। मिनरल्स के अलावा वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स के बारे में भी, जिसे रफेजेस भी बोला जाता है, इनके बारे में भी हम पार्ट 3 वीडियो में पढ़ेंगे। दिस इज पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम हमारे फूड में मौजूद मिनरल्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो एंड देन वी विल ऑल्सो सी द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स इन आवर बॉडी। डाइटरी फाइबर्स जिसे रफेजेस भी बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों को अलॉन्ग विद द पिक्चर्स एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड नॉर्मल ग्रोथ एंड ओवरऑल गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। मिनरल्स के नाम विटामिन से कुछ अलग होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हमारे फूड आइटम्स में मौजूद होते हैं उनके नाम है कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। Calcium and phosphorus is responsible for making our bones and teeth strong, and the sources of calcium are the milk and the eggs. इसके अलावा दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर, चीज़, दही, ये भी हमें कैल्शियम देते हैं। इसके अलावा मूंगफली, ब्रोकोली, हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, ये सभी कैल्शियम में बहुत रिच होते हैं, which are the plant sources of getting calcium, and the animal sources of calcium are the fish, cheese, eggs, milk, etc. कैल्शियम की तरह फॉस्फोरस भी सेम चीज़ के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉस्फोरस का नंबर 1 फूड आइटम है बनाना। डेली एक बनाना तो सभी इंसान को खाना ही चाहिए। बनाना के अलावा मिल्क, जिससे हमें कैल्शियम मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है। देन द व्हीट एंड द राइस, रोटी और चावल, इसीलिए हम डेली खाते हैं क्योंकि ये जो ज़रूरी चीज़ें होती है ना, ये हमारे बॉडी में डेली मिलता रहे। कैल्शियम की तरह आयोडीन नाम का भी एक मिनरल होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में, हमारे गले में मौजूद एक ग्लैंड होता है, एक ऑर्गन की ही मान लीजिए, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे शरीर का हाइट बढ़ता है ना, ये थायराइड ग्लैंड की ही वजह से होती है। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है। मान लीजिए एक लिक्विड जैसा कोई चीज़ अपने अंदर से बाहर निकाल के हमारे शरीर में देता है और उसी हार्मोन की वजह से हमारे शरीर की हाइट बढ़ती है। थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम कब आएगी? जब हमारे खाने में हम आयोडीन कम खाएंगे, हमारे बॉडी में आयोडीन मिनरल कम जाएगा। आयोडीन हमें कौन से फूड आइटम से मिलता है? ऑल द सी फिश, जैसे मैकरल है, प्रॉन्स है, इन सब में हमें आयोडीन मिलता है। इसके अलावा जो वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों के लिए जो आयोडाइड सॉल्ट होता है, आपने टाटा सॉल्ट देखा होगा ना, आयोडीन युक्त टाटा सॉल्ट, तो उसी सॉल्ट से वेजिटेरियन लोगों को आयोडीन की प्रॉपर अमाउंट मिल जाती है। और इसके अलावा जो हरी सब्जियां होती है जैसे मेथी, उसमें भी आयोडीन मिल जाता है। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो तो प्रॉन्स, मैकरल, इन सब चीज़ों को खा के ही अपने लिए आयोडीन पा लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयरन के बारे में। आयरन के, वैसे तो आयरन की कुर्सी आपने सुनी होगी, वो आयरन मेटल होता है, लेकिन हमारे बॉडी को जो ज़रूरत है वो आयरन मिनरल है। आयरन इज नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड। हमारे खून का रंग लाल क्यों है? क्योंकि खून में हीमोग्लोबिन नाम का एक तत्व मौजूद होता है एंड हीमोग्लोबिन इज मेड विद द हेल्प ऑफ आयरन ओनली एंड इट ओनली प्रोवाइड्स द रेड कलर टू आवर ब्लड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में लंग्स से जो ऑक्सीजन है, जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? हमारे लंग्स में जा रहा है। हमारे लंग्स से ये ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन अपने अंदर लेता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में उसे ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे हमारा बॉडी अच्छी तरीके से चल फिर सके, काम कर सके। अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होगा? आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में कौन पहुंचाएगा? दिक्कत हो गई ना। तब बच्चों को बहुत ही कम एनर्जी फील होता है, दे फील लेस एनर्जेटिक, दे फील लेजी, और उससे तो एक बीमारी भी हो जाती है। यू मस्ट हैव हर्ड द डिसीज कॉल्ड एनीमिया। जब बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन मिनरल की कमी, तब कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है। और एनीमिया होने का मतलब खून की कमी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर दैट वी विल ईट अ लॉट ऑफ आयरन रिच फूड। आयरन बहुत ज़्यादा रिच होता है पालक में, स्पिनच में, लिवर में, जो चिकन का, गोट का लिवर होता है उसमें, एग्स में, छोटे छोटे फिश में। और इसके अलावा जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको खूब सारा पालक खाना चाहिए, खूब सारा दाल खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, टमाटर खाने चाहिए, केला खाना चाहिए। आपने बहुत सारे फल सब्जी देखे होंगे जो काटने के बाद ब्राउन कलर के हो जाने लगते हैं। दैट इज़ बिकॉज इट हैज़ आयरन इन इट। जिस फल सब्जी में काटने के बाद वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन होने लगता है, जैसे एप्पल, ब्रिंजल, बनाना, ये सब आयरन में बहुत रिच होते हैं। Next we are going to study about roughages, which are also named as dietary fibers. ROUGHAGE, roughage, and here DIET, diet, ARY, dietary fibers. रफेजेस मेनली हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट से हमें रफेजेस नहीं मिलता। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स की तरह रफेजेस में किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होता और ना ही ये हमें न्यूट्रिएंट देता है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के लिए रफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। Because of the roughages, our stool become easy to pass and it helps our body to get rid of the undigested food very easily. So first let us understand a little what are roughages. ये एक्चुअली होता क्या है? तो जितने भी फल, सब्जियां इत्यादि होते हैं, उसके बाद जो दाल हम खाते हैं, पल्सेस, होल ग्रेन जो खाते हैं, जैसे गेहूं की बनी हुई चपाती, बाजरे की बनी हुई चपाती, ओट्स, इन सब चीज़ों को मान लीजिए आप पानी डाल के थोड़ा सा पेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे और फिर छानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से पेस्ट नहीं होता, छन्नी के ऊपर थोड़ा सॉलिड मटेरियल टाइप का बच जाता है, जिसे हम फाइबर बोलते हैं। और यही फाइबर रफेज होता है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को खाते हैं ये पूरी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, और पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होने के कारण ये रफेजेस जब हमारे पेट में से डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, ये इन वॉल्स पे चिपकती नहीं, जिसके मदद से ये रफेजेस और अलॉन्ग विद अदर अनडाइजेस्टेड फूड आराम से हमारे इंटेस्टाइन में आगे बढ़ सकती है और आराम से हमारे बॉडी के बाहर भी जा सकती है। सो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर अस टू पास आवर मोशन। Many people are not able to pass their motion very easily. इस कंडीशन को constipation बोला जाता है, and this happens because the food item contains less fiber, जिसकी वजह से जो स्टूल होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में easily पास नहीं कर पाता। So that is why when we eat fiber rich food in our diet, like the whole grains, जैसे इस फोटो में हम ओट्स देख सकते हैं, व्हीट की बनी हुई कुकीज़ या बिस्किट देख सकते हैं, इसके अलावा राइस, बाजरा, ये सभी होल ग्रेन्स हैं। होल ग्रेन्स होने का मतलब क्या है? आपने फॉर एग्जांपल गेहूं को देखा होगा ना, ब्राउन कलर का होता है, तो ब्राउन कलर का उसके बाहर एक कवर जैसा होता है और इस कवर को मिला के ही ये ग्रेन होल कहलाता है। अगर हम इस कवर को निकाल देंगे तो अंदर का जितना भी सीड बचता है उसको अगर हम पीस लेंगे तो उससे मैदा बनता है, लेकिन जो मैदा होता है वो रिफाइंड फ्लोर कहलाता है इंग्लिश में। That means maida is not a whole grain, and because maida is not a whole grain, वो हमारी बॉडी में गेहूं की तरह फाइबर नहीं दे पाता। Similarly, all the fresh fruits and all the fresh vegetables. You must have heard many times that हमें फल सब्जियों को जितना हो सके
उनके छिलकों के साथ खाना चाहिए, जैसे एप्पल को छिलके के साथ खाना चाहिए, चीकू, गुआवा, ग्रेप्स, पियर, इन सबको भी छिलके के साथ ही खाना चाहिए अगर हम खा सकते हैं, अगर वो एडिबल है तो। सो वॉट एवर वी ईट इन आवर डेली डाइट, दैट इज ऑल द pulses, all the vegetables including the potato gives us lot of fiber to us. So let us write the importance of roughages in our body point wise. Roughages helps us to prevent constipation. Constipation क्या होता है? Difficulty in passing the motion. और roughages constipation से हमें कैसे बचाता है? By increasing the volume of our stool in our body. सेकेंड पॉइंट इज दैट हम अपने शरीर में जितना पानी पीते हैं, फल सब्जी इत्यादि से जितना पानी मिलता है, उस पानी को रफेजेस होल्ड करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं। रफेजेस हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन आवर बॉडी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रफेजेस हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड वेरी इजीली। रफेजेस की तरह वाटर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है। भले ही वाटर में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी पानी हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा शरीर 70 to 75% पानी से ही बना हुआ है। हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो लिक्विड है, उसका बहुत सारा पोर्शन पानी से बनता है। When we are sad, we cry. हमारी आंखों से भी जो पानी आता है वो पानी भी हमारे बॉडी के अंदर का ही पानी है। जब हमारा पसीना निकलता है, जब हम अपने शरीर का वेस्ट यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं, वो भी पानी की वजह से ही हमारा बॉडी क्लीन हो रहा है। इसके अलावा पानी हमारे लिए और भी बहुत कुछ करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हमारा खाना खाते हैं, हमारे मुंह में पानी आता है ना टेस्टी खाना देख के, दैट इज कॉल्ड द सलाइवा इन इंग्लिश। द सलाइवा इज ऑल्सो फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर ओनली। और अगर हमारे मुंह में ये सलाइवा नहीं होता तो हम खाने को चबाते कैसे, उसे निगलते कैसे, हमारा डाइजेशन कैसे होता? हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, दैट इज ऑल द poisonous things which are not good for our body, it is flushed out of our body in the form of urine. अगर बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना भी हमारे बॉडी के अंदर के पानी का काम है। जैसे आपने देखा होगा, आपको जब पसीना आता है, when you sweat and if you stand under the फैन, तो शरीर के पसीना जब सूखता है पंखे की हवा पाने के बाद, तो आपका शरीर थोड़ा ठंडा ठंडा फील करता है ना। सो दैट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारे शरीर में ये पसीना नहीं आता तो हमें इस ठंडक का एहसास भी नहीं होता, हमारा बॉडी कूल डाउन नहीं हो पाता। वाटर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ मोस्ट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, जिससे कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से अपना काम कर पाए। उसके बाद हम जो खाना खाते हैं, उस खाने को हजम करने का काम भी पानी का ही है। अगर आपने खाना खा लिया और पानी पीना भूल गए तो होता है ना, बदहजमी हो जाती है, पेट में जलन होता है, फिर हमें मेडिसिन खाने पड़ते हैं क्योंकि हमने पानी ठीक तरीके से नहीं पिया और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ। और इसके अलावा डाइजेस्ट होने के बाद हमारे शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिला, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स मिला, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को तो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है ना। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स वाटर में मिक्स होके हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और सभी बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिशन मिल पाता है। So let us summarize point wise what are the importance of water for us. सबसे पहला पॉइंट तो पानी पी के हम ठंडे हो जाते हैं। It helps to cool down our body. दूसरी बात, ये पानी हमारे खाने को हजम करता है। It helps in the digestion of food. हजम करने के बाद न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में कौन पहुंचाएगा? It helps to transport the nutrients into our body. उसके बाद हजम करने के बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी तो बच गया, उनको हमारे शरीर से बाहर कौन निकालेगा? वो भी वाटर करेगा। वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। और इसके अलावा हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स की देखभाल कौन करेगा? वो भी पानी करेगा। इट प्रोटेक्ट्स द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स एंड जॉइंट्स फ्रॉम इंजुरी। रफेजेस की तरह वाटर भी हमारे शरीर में मोस्टली सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल से ही आते हैं। There is one activity for you in your book also. Activity 3. Take any fruit or vegetable like the tomato or the lemon or apple, banana, anything. Cut it into small pieces and try to touch it with your hand. Does your hand feel wet? मोस्टली हमारे घर में जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम खाते हैं, उन सब में वाटर कंटेंट होता है और इसी वाटर से हमारे बॉडी में भी
पानी जाता है। और वैसे तो हम ग्लास में भर के पानी तो पीते ही हैं। एंड इट इज सेड दैट वी शुड हैव 8 to 7 glasses of water every day. And apart from the water, we also drink milk, tea, different beverages like milkshake, juices, etc., which gives us the required amount of water for our body. So from our part 2 video and part 3 video, we learned all the food items which are rich in carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. हमने ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स देखे जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल द राइस एंड द व्हीट। राइस और व्हीट में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। राइस एंड व्हीट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। एंड वी ऑल्सो से दैट व्हीट एंड राइस हैव विटामिन बी इन देम ऑल्सो। लेकिन व्हीट और राइस में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा विटामिन बी से ज़्यादा है, इसीलिए हम बोलते हैं व्हीट एंड राइस आर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, या फिर हम उसे एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। और सिर्फ व्हीट और राइस की ही बात नहीं, किसी भी फूड मटेरियल में एक पर्टिकुलर टाइप की न्यूट्रिएंट हमेशा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। तो जिस भी फूड आइटम में जो भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा लार्जर क्वांटिटी में रहता है, हम उसे उस न्यूट्रिएंट में रिच फूड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये देखा था कि मैंगो कार्बोहाइड्रेट में बहुत रिच है। मैंगो में विटामिन ए भी है। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि एग्स में एंड मिल्क में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। एग्स में और मिल्क में कैल्शियम मिनरल भी है। एंड वी ऑल्सो सॉ दैट मिल्क एंड एग्स में विटामिन डी भी मौजूद होता है। बट दे आर रिच इन प्रोटीन, सो वी कॉल्ड देम एज बॉडी बिल्डिंग फूड। फिश में भी हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देखे। हमने देखा फिश इज रिच इन प्रोटीन। वी ऑल्सो सॉ दैट फिश इज रिच इन विटामिन बी एंड फिश इज रिच इन विटामिन डी ऑल्सो। सो आई होप बाय नाउ यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हमारे लिए वैरायटी ऑफ फूड खाना क्यों जरूरी है। हम वैरायटी ऑफ फूड इसलिए खाते हैं ताकि हमें हमारे फूड के जरिए सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल सके। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा कि हमारे फूड आइटम्स में इतने तरीके के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ये एक्चुअली साइंटिस्ट लोगों को पता कैसे चला होगा? तो उसके लिए कुछ टेस्ट मौजूद हैं, which we will cover in our part 4 video, that is the test for starch, the test for proteins and the test for fats. And we will also complete table 2.2, that is what are the nutrients present in our food items. कुछ food items में क्या क्या nutrient मौजूद है हम टेस्ट करेंगे और इस टेबल को फिलअप करके लिखेंगे। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो जिसमें हम टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स पढ़ने वाले हैं। So let us start our part 4 video. We already know that we have various nutrients present in our food. लेकिन क्या सभी फूड आइटम्स में सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं? The answer is no. A single food item does not contain all the nutrients in it. अगर ऐसा होता तो हम सिर्फ एक ही टाइप का खाना खाते और हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते। लेकिन क्योंकि हमें सभी न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए अलग अलग फूड खाना होता है, which shows us that different food items has different nutrients in it. And with some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more nutrients or not. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का टेस्ट करना सिंपलर होता है बाकी टेस्ट से, इसीलिए हम आज के इस लेसन में और आपके सिलेबस में भी इन तीनों का ही टेस्ट दिया हुआ है। द टेस्ट फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स यू विल डू इन योर हायर क्लासेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ही देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एक तो है ये स्टार्च जो यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, दीज आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम अपने टेक्स्ट बुक में स्टार्च के टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वी विल सी द मटीरियल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट स्टार्च। आपके लैब में आयोडीन सोल्यूशन नाम का एक लिक्विड रहेगा। This is a chemical which is present in all the labs. The color of this chemical is usually yellowish brown in color. लेकिन आयोडीन का यही येलो ब्राउन कलर जब भी किसी भी स्टार्च के साथ मिक्स होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। सो इफ़ यू आर टेस्टिंग एनी फूड, उसमें जब आप आयोडीन का येलो सोल्यूशन डालेंगे
और अगर वो कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक हो जाता है तो उसी चेंज ऑफ कलर से हमें ये पता चल जाता है कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। वी से दिस काइंड ऑफ कलर चेंजिंग एक्सपेरिमेंट एज positive test, plus VE is the short form to write positive, and positive test means it has given the change of color and this food item contains starch. जिस भी food item में आप iodine डाल के blue black color देख पाएंगे, it will indicate that this food item contains starch. And on the other hand, जो भी food item में आपको iodine solution डालने के बाद भी blue black color नज़र नहीं आता है, it shows that that food item does not contain any starch. Sometimes we may also need to dilute the iodine solution by adding water. Dilute करने का मतलब है किसी भी चीज को पतला करना, पानी मिला के. So the test for starch on raw potato is already given in your textbook. अगर आप raw potato के ऊपर 2-3 drops of dilute iodine solution डालेंगे तो इस फोटो में आप देख सकते हैं ये जो येलोइश ब्राउन कलर का आयोडीन है, इसका कलर चेंज होके यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हो चुका है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट पोटैटो कंटेन्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इन इट. सो द स्टार्च हैज रिएक्टेड विद द आयोडीन सोल्यूशन एंड इट हैज चेंज्ड द कलर फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक. Now let us see how do we test for protein in our food. The chemicals which we will require to test for protein first of all is copper sulfate. आपके लैब में ब्लू कलर का इस तरीके का एक केमिकल मौजूद है. This is called copper sulfate. It is solid and when we will add this into water we can make a solution of copper sulfate just like this. It will be bluish in color. Then the second chemical you will require from your lab will be caustic soda. caustic soda को हम कई बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी देख सकते हैं. ये आपके लैब में इस तरीके का एक बॉटल में नज़र आएगा. caustic soda is actually solid. आप लैब में इस तरीके के कॉस्टिक सोडा के फ्लेक्स भी देख सकते हैं और इसी फ्लेक्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं, तब वो ऐसा लिक्विड बनता है और उसे बॉटल में रखा जाता है. नाउ लेट अस सी हाउ डू वी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. सपोज कोई भी फूड आइटम आप एक पहले टेस्ट ट्यूब में लेंगे. टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 drops ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे एंड देन व्हाट विल बी द कलर. फूड का कलर जो भी है इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को डालने के बाद वो सोल्यूशन थोड़ा ब्लूइश कलर हो जाएगा. अलॉन्ग विद दिस यू विल ऑल्सो ऐड 10 drops ऑफ कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड. कॉस्टिक सोडा जैसे कि आपने अभी देखा व्हाइट कलर का थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो भी जब हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे उसका कलर हल्का ब्लू कलर ही रहेगा. लेकिन फूड में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो फिर ये कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा फूड में प्रेजेंट प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ मिक्स होगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा वायोलेट. वायलेट कलर का शेड कई तरीके का हो सकता है. समटाइम्स इट मे बी लाइट वायोलेट लाइक दिस and sometimes it can be dark violet also like this. But if the test tube's color did not change into violet, then what we will say? We will say that the food item does not contain protein in it. इसीलिए उसका color change नहीं हुआ. The third test given in our textbook is the test for fats, which is very easy. फैट के टेस्ट करने के लिए हमें फूड आइटम चाहिए और एक पेपर चाहिए. The presence of fat in a given food item can be tested on the basis of the fact that fat produce a greasy patch when rubbed on a clean sheet of paper. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अगर पेपर के किसी भी बैग में आपके पापा समोसा लेकर आए हैं तो समोसे का जो तेल है वो जब भी पेपर बैग पे लगता है उस पेपर बैग में ऐसे तेल तेल वाले स्पॉट्स बन जाते हैं ना. सो दैट टेस्ट ओनली वी आर डूइंग हियर. कोई भी तेल वाला आइटम, फैट वाला आइटम जब पेपर को टच करता है उसमें ऐसा ग्रीजी पैच बनाता है. ग्रीजी मतलब ऑयली, पैच मतलब एक छोटा सा डॉट. और इसी डॉट को अगर आप रोशनी की तरफ देखेंगे, व्हेन यू विल होल्ड दिस पेपर टू अ सोर्स ऑफ लाइट, यू विल सी दिस पैच टू बी लिटिल ट्रांसलूसेंट. अब यहाँ पे आपके पास एक न्यू शब्द आ गया है, TRANS, ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट होने का मतलब व्हेन यू विल होल्ड समथिंग टू द सोर्स ऑफ लाइट, the light will not completely pass through it, but still you will be able to see some portion of the light.
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके हम बिल्कुल भी आर पार देख सकते हैं, जैसे कि कांच। अगर कांच की खिड़की है तो हम अंदर से बाहर की तरफ एकदम साफ साफ देख सकते हैं। दोज मटीरियल आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिनके हम आर पार देख सकते हैं। देन देयर आर सम थिंग्स विच वी कैन नॉट सी थ्रू इट, हम किसी के भी आर पार नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल दीवार, अंदर बैठ के आप दीवार के दूसरी तरफ क्या है नहीं देख सकते। दोज थिंग्स आर कॉल्ड ओपेक। एंड द थर्ड वर्ड इज ट्रांसलूसेंट। और फैट का टेस्ट भी हमें इस तरीके का एक ट्रांसलूसेंट पैच देता है। फैट को फूड आइटम में टेस्ट करने के लिए हम फूड आइटम को एक पीस ऑफ पेपर में लेंगे और उसे रैप कर लेंगे और क्रश करेंगे। एंड वी हैव टू टेक केयर दैट दैट पेपर शुड नॉट टीयर। अगर एक ऑयली पैच उस पेपर में बन जाता है, इट विल ओनली से दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट इन इट। और अगर ये ऑयली पैच हमें नजर नहीं आता, इट शोज दैट the food item does not contain fat in it. Now let us go to the table 2.2 and fill up this table. इस टेबल में जो फूड आइटम्स मौजूद है उनके ऊपर हमें स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स का टेस्ट करना है, और जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वहाँ पे यस लिखना है, जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे हम नो लिखेंगे या फिर डैश कर देंगे। सो द फर्स्ट कॉलम इज ऑलरेडी रिटन। रॉ पोटैटो में हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल के स्टार्च का प्रेजेंस देखा था तो हमने यस लिखा। वी विल टेस्ट द रॉ पोटैटो, कच्चा आलू, फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। You have to take care that whenever a food item is solid, first of all you have to make a paste of it. उस food item को थोड़ा सा क्रश करके उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसे थोड़ा पेस्ट बना लेना है और उसके बाद टेस्ट करना है। इससे केमिकल्स अच्छे से मिक्स हो पाएंगे और हमारा रिजल्ट एकदम ठीक ठीक आएगा। Now to the paste of this raw potato, you will add 2 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda. You will see that the color did not change at all. It shows that protein is not present in raw potato. Similarly, fat का टेस्ट हम कैसे करेंगे? छोटे से आलू के पीस को पेपर के बीच में रख के उसे क्रश करेंगे ऊपर से, और फिर पेपर को खोल के देखेंगे। पहले तो पेपर गीला हो जाएगा बिकॉज पोटैटो कंटेन्स वाटर। अब हमें उस पेपर को थोड़ा सा ड्राई होने देना है और फिर आप उसे लाइट सोर्स की तरफ पकड़ के देखेंगे। यू विल फाइंड दैट रॉ पोटैटो डज नॉट कंटेन फैट ऑल्सो। इसके बाद हमारा फूड आइटम है मिल्क। पहले आप मिल्क में आयोडीन सोल्यूशन डाल के स्टार्च का प्रेजेंस चेक करेंगे। यू विल फाइंड दैट मिल्क कंटेन्स नो स्टार्च। मिल्क में जब आप प्रोटीन का टेस्ट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब इस तरीके से वायलेट कलर देगा, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। एंड देन व्हेन यू विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन मिल्क, तो जैसे मिल्क के ऊपर मलाई जमती है, मलाई को कभी आपने उंगली से टच किया है, वो थोड़ा ऑयली ऑयली सा लगता है हमारी उंगलियों में। इट शोज दैट मिल्क कंटेन्स फैट ऑल्सो। उसके बाद ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। व्हेन यू विल पुट ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द ग्राउंडनट, you will see no blue black color, which shows that starch is not present. But when you will add the groundnut with caustic soda and copper sulfate, you will see violet color, which will show you that groundnut contains protein. और इसके बाद ग्राउंडनट को अगर आप दो पेपर के बीच में रख के क्रश करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी ऑयली पैच नजर आ जाएगा, which shows that groundnut contains fats. The next food item is uncooked powdered rice, मतलब कि चावल के दाने पकाने के पहले जो ग्रेन्स होते हैं वाइट कलर के वो दाने, और उसके बाद एक कुक्ड राइस मतलब राइस को पकाने के बाद जो भात बनता है वो राइस। इन दोनों के ऊपर हमें सबसे पहले स्टार्च को टेस्ट करके देखना है। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट राइस इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो बहुत ही डार्क कलर का ब्लू ब्लैक कलर आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। द सेम पॉजिटिव टेस्ट विल बी गिवन बाय द कुक्ड राइस ऑल्सो। बट वेन यू विल टेस्ट द अनकुक्ड पाउडर राइस एंड द कुक्ड राइस फॉर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, you will see that protein is not present in both of them and even fat भी इन दोनों में present नहीं रहेगा। The next food item is dry coconut. Dry coconut means जब हम कोकोनट में से उसका पानी निकाल के सनलाइट में रख देते हैं कुछ दिनों के लिए तो वो ऐसे ड्राई हो जाता है।
इसे हिंदी में खोपरा कहते हैं और बहुत सारे लोग इस ड्राई कोकोनट को बहुत सारे स्वीट डिशेस में यूज़ करते हैं। और उसके बाद इस ड्राई कोकोनट को और ड्राई करके हमें क्या मिलता है, हमें कोकोनट ऑयल मिलता है। सो नाउ यू कैन से ड्राई कोकोनट में अगर हम फैट का टेस्ट करेंगे, छोटे से पीस को अगर हम पेपर में रख के क्रश करेंगे तो हमें डेफिनेटली ऑयल मिल जाएगा और यही ऑयल पेपर में ग्रीजी पैच बनाएगा एंड वी विल से दैट इट हैज़ गिवन द पॉजिटिव टेस्ट फॉर फैट। अगर ड्राई कोकोनट में आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो कलर ब्लू ब्लैक चेंज नहीं होगा। इट विल शो दैट देयर इज नो स्टार्च प्रेजेंट एंड सिमिलरली देयर इज नो प्रोटीन ऑल्सो प्रेजेंट इन द ड्राई कोकोनट। राइस की तरह हमारे नेक्स्ट लिस्ट में है दाल। दाल एक तो सबसे पहले है पाउडर्ड अनकुक्ड दाल और दूसरा वाला लिस्ट में है कुक्ड दाल, यानी कि दाल को पकाने के बाद जो हम चावल के साथ मिक्स करके खाते हैं वो वाला दाल। तो ये ड्राई होगा, ये वाला दाल तो वेट होगा। और इन दोनों में कितना डिफरेंस है देखिए। अनकुक्ड दाल और कुक्ड दाल में जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो दोनों ही बारी में हमें कलर चेंज नहीं मिलेगा, विच शोज दैट स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन दाल इज रिच इन प्रोटीन, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मौजूद है, इसलिए प्रोटीन का टेस्ट एकदम डार्क वायलेट कलर इस तरीके का दिखाएगा। दोनों में ही आपको पॉजिटिव प्रोटीन टेस्ट नजर आएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द फैट? जब आप अनकुक्ड दाल, मतलब जो सॉलिड वाला ड्राई दाल रहेगा वो वाला पाउडर के ऊपर आप फैट का टेस्ट करेंगे, पेपर के बीच में डाल के क्रश करेंगे तो देखेंगे कि उसमें फैट मौजूद नहीं है। लेकिन जो कुक्ड दाल होगा, उस कुक्ड दाल को थोड़े से ही दाल को आप पेपर में रख के उसको उंगली से दबाइए। पहले तो पेपर गीला हो जाएगा, फिर पेपर को थोड़ा सूखने देना है। उसके बाद उसे लाइट के सामने लेके टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें आपको फैट नज़र आ रहा है, पेपर में ग्रीजी पैच नज़र आएगा। ये ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आपने दाल को तेल में पकाया है, उसमें तड़का लगाया है तेल का। तो दैट ऑयल ओनली विल गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द फैट। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज द वेजिटेबल। Vegetables are rich in roughages and vitamins and minerals. For example, take carrots. Carrots में अगर आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं होगा, प्रोटीन भी उसमें नहीं है, उसमें आपको ऑयली पैच भी नजर नहीं आएगा। Vegetables are rich in vitamins and minerals and roughages only. उसी तरह टेक एनी फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल बनाना, उसमें अगर आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे स्टार्च प्रेजेंट नहीं मिलेगा। प्रोटीन का टेस्ट करेंगे तो प्रोटीन भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। फ्रूट्स आर ऑल्सो वेरी रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज बॉइल्ड एग्स। एग्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन। तो सबसे पहले आप इस तरीके से जब प्रोटीन का टेस्ट करेंगे, एग वाइट में कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा डालेंगे, डार्क वायलेट कलर आएगा। इट शोज दैट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन इट। बॉइल्ड एग में जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो स्टार्च का प्रेजेंस नहीं दिखाएगा, इट डज नॉट कंटेन स्टार्च। सिमिलरली व्हाइट पोर्शन को अगर थोड़े से पेपर में हम रख के प्रेस करेंगे तो हमें फैट भी नजर नहीं आएगा। बट वॉट अबाउट द एग योक? अगर इसी एग के योक को अगर आप फैट का टेस्ट करोगे सो डेफिनेटली इट विल गिव पॉजिटिव फैट टेस्ट। लेट अस टेक 3 more food items. For example, butter. Butter will give you positive fat test. लेकिन आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर आपको नहीं मिलेगा, प्रोटीन टेस्ट में भी वायलेट कलर नहीं मिलेगा। फिश में लेकिन जब आप प्रोटीन टेस्ट करेंगे तो बहुत डार्क वायलेट कलर आपको मिलेगा। फिश अगर कच्चा है तो उसमें फैट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पकाया हुआ फिश ले रहे हैं सो डेफिनेटली यू विल गेट द फैट टेस्ट, क्योंकि आपने उसमें तेल मसाला यूज़ किया हुआ है, उसी तेल के वजह से फैट टेस्ट आपको मिलेगा। व्हेन यू विल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अगेन यू विल नॉट सी एनी ब्लू ब्लैक कलर ऑन फिश। व्हीट का आटा जो हम बना के खाते हैं, आटे में या फिर गेहूं में ही अगर आप स्टार्च का टेस्ट करेंगे यू विल सी द ब्लू ब्लैक कलर विच विल टेल यू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। प्रोटीन व्हीट में नहीं रहता एंड इवन व्हीट डज नॉट कंटेन फैट ऑल्सो। सो वॉट डू these tests show? Are fats, proteins and starch present in all the food items? No, all the food items में ये सभी चीज़ें मौजूद नहीं है। लेकिन does a food item contain more than one nutrient? So the answer is yes. Sometimes in some food items जैसे ये मिल्क में प्रोटीन भी है, मिल्क में फैट भी है। पकाए हुए दाल में प्रोटीन भी है और फैट भी है।
हमारे बॉडी के गुड हेल्थ के लिए हमारे खाने में सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स का करेक्ट मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है और इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं, विच वी विल कवर इन आवर पार्ट 5 वीडियो, जिसे हम इसी तरह बहुत सारे पिक्चर्स के साथ अच्छे से समझेंगे। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दिस इज पार्ट 5 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 2.3 बैलेंस डाइट पढ़ेंगे। एंड वी विल ऑल्सो स्टडी दैट खाने को पकाने के पहले हम अनजाने में किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स बर्बाद करते हैं और खाने को कुक करने के टाइम भी हम अनजाने में ही किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को बर्बाद करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, we have to understand the meaning of the term balanced diet. Diet क्या होता है? हम एक दिन में जो खाना खाते हैं, the food which we normally eat in one day is called our diet. Balanced diet क्या होता है? तो इस तरीके का बैलेंस तो आपने बहुत सारे दुकानों में देखा होगा। हम जब भी दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं तो एक तरह तो हम वेट रखते हैं, दूसरे तरफ हम अपने फूड आइटम्स को रखते हैं, और जब ये दोनों पलड़े एक लेवल में आ जाते हैं, व्हेन बोथ ऑफ द साइड्स कम इन वन लेवल, वी कॉल दैट इट हैज़ बैलेंस्ड। नाउ लुक एट दिस बैलेंस हियर। क्या हम इस तराजू को देख के ये बोल सकते हैं कि ये दोनों बैलेंस है? ये दोनों बराबर नहीं है। वी कॉल दिस एज नॉट बैलेंस्ड। तो हम हमारे डाइट को बैलेंस्ड कब बोलेंगे? जब हमारे डाइट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, नॉट टू मच ऑफ वन न्यूट्रिएंट एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट, हम हमारे डाइट को बैलेंस्ड बोल सकते हैं। द डाइट which contains all the nutrients like the carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, which is sufficient for the normal growth and development of our body, that is called the balanced diet. And it also should contain good amount of roughage and water also. अगर हम हमारे खाने में पानी भी पीना भूल गए और रफेज भी लेना भूल गए तो हमारा डाइट बैलेंस्ड नहीं होगा। So what are the things that we should eat daily? A balanced diet should contain enough food from each of the following groups. हम जो खाना खाते हैं वो बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। फूड ग्रुप्स का मतलब जैसे हम डेली रोटी नहीं तो चावल खाते हैं, ये सीरियल्स होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड। इसके बाद हम हमारे खाने को तेल में बनाते हैं, घी नहीं तो बटर लगाते हैं, उससे हमें फैट मिल जाता है। हमें डेली दाल, मटर, दूध, फिश, एग्स खाना चाहिए, उससे हमें प्रोटीन मिल जाता है। हमें डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो खाने ही चाहिए, जिससे हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाता है। और रफेज हमें इन्हीं सब ग्रेन से, जैसे व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स से रफेज भी मिल जाता है, और पानी भी हम डेली ग्लास में भर के पीते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम हमारे प्लेट में इंक्लूड करते हैं डेली, तभी हमारा डाइट बैलेंस्ड कहलाता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि Do you think that people of all ages need the same type of diet? People of all ages मतलब हर उम्र का इंसान, छोटा सा बेबी जो 1 to 5 years का होता है, फिर आप जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे जो 6 to 18 years के होते हैं, और उसके बाद मम्मी पापा जो 20 to 40 years के होते हैं, और उसके बाद ग्रैंडफादर लोग जो 50 years प्लस होते हैं। क्या इन सब का खाना एक जैसा होता है? आपने अपने घर के किचन में भी देखा होगा, मम्मी शायद अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग खाना बनाती है। जो खाना बच्चों के लिए बनता है वो खाना बूढ़ों के लिए नहीं बनता, सबका खाना अलग होता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आवर डाइट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एज एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन। एज मतलब उम्र, वो कितने साल का है, कितने एज का है, और ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या काम कर रहा है, वो कौन सी नौकरी कर रहा है। First we will see the age factor, that how our diet depend on age, कि किसी के उम्र के ऊपर उसका डाइट कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे जो छोटे बच्चे रहते हैं, ग्रोइंग अप चाइल्ड, उनको बढ़ना होता है, उनकी हाइट बढ़नी होती है, उनके बोन्स बनाने होते हैं, उनके नए नए टीथ बनने होते हैं, मसल बनना होता है। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मिनरल की ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टू मेक देयर बोन्स एंड टीथ। तो उस चीज़ की ज़रूरत एक ग्रोन अप मैन को नहीं होती, क्योंकि एक ग्रोन अप मैन के सारे दांत बन चुके होते हैं, बोन्स बन चुके होते हैं, उनकी हाइट भी नहीं बढ़नी होती, उनकी ज़्यादा बॉडी भी नहीं बननी होती। सो दैट इज़ why we can say that a growing up child will need more protein and more calcium and phosphorus than a grown up man.
क्योंकि प्रोटीन से ही बच्चों के मसल्स बनेंगे, उनके स्किन बनेगी और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से उनके बोन्स, उनके दांतों का फॉर्मेशन होगा। द सेकेंड पॉइंट इज द ऑक्यूपेशन फैक्टर। एक इंसान अपने दिन भर में क्या काम करता है उसके ऊपर भी उसका थोड़ा बहुत डाइट डिपेंड करता है। जैसे हम हमारे घर के आसपास लेबरर्स को देखते हैं, तो पीपल हु डू अ लॉट ऑफ हार्ड फिजिकल वर्क, उन्हें अपने हाथों से बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होती है। आपने इस तरीके के लेबर्स को देखा है ना, धूप में इनका काम होता है कि मिट्टी और सीमेंट के मिक्सचर को अपने सिर पे ढो के एकदम ऊपर बिल्डिंग तक लेके जाना, नीचे आना, दोबारा काम करना, हाथों से काम करना, पैरों से काम करना, दिन भर में कितना वर्क करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द फिजिकल हार्ड वर्क। फिजिकल मतलब ऐसा काम जो हम अपने शरीर से करते हैं। लेकिन जो इंसान ऑफिस में बैठ के काम करता है वो सिर्फ अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करता है, अपने हाथों की उंगलियों को चलाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज सिटिंग ओनली, तो उसका इतना ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता। सो दैट इज व्हाई अ बैलेंस डाइट ऑफ अ मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क लाइक द लेबरर इज डिफरेंट than a man doing normal work. Why? Because a man who is doing hard physical work, जैसे कि इस लेबर को हम यहाँ पे देख सकते हैं, he needs more carbohydrates in his diet in comparison to another person who is working in an office. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इस इंसान को एनर्जी देगा। इसे दिन भर में धूप में ऊपर नीचे करके जो मेहनत करनी होती है, उस मेहनत को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स ही एनर्जी देगा, इसीलिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। बट हियर फ्यू चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज्ड कि अगर हमें फैट्स खाके कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलता है, सो व्हाई नॉट वी ईट मोर एंड मोर फैट इन आवर डाइट। दिस बॉय बूजो ऑल्सो थिंक्स दैट फैट विल बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम बिकॉज इट गिव्स एनर्जी। सो व्हाई नॉट वी ईट लॉट्स ऑफ समोसाज, पिज्जाज, बर्गर्स। We should not eat all these things of a lot because एक तो ये सब चीज़ें जंक फूड होती है, इनमें फैट्स के अलावा और कोई न्यूट्रिशन नहीं रहता, और दूसरा चीज फैट्स की टेंडेंसी होती है वो हमारे बॉडी में जम जाता है, और जमने का क्या मतलब होता है, इट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, जिसे हिंदी में हम मोटापा भी कहते हैं। सो हाउ कैन वी डिफाइन ओबेसिटी? ओबेसिटी इज अ कंडीशन when too much fat gets accumulated in the body. Accumulation होने का मतलब जमा हो जाना, body of a person, which puts him in bad health conditions. So that is why it can be very harmful for us to eat too much of fat rich food. चलो अब तो हमने समझ लिया कि हमें सही तरीके का खाना खाना कितना ज़रूरी है, लेकिन उसे खाने का तरीका क्या है? ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड ओनली इज नॉट एनफ, वी शुड ऑल्सो हैव द प्रॉपर मेथड्स टू कुक इट एंड वॉश इट सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट फ्रॉम इट। अब हम कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि अननोइंगली हम हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से वेस्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ वी शुड अवॉइड द वेस्टफुल प्री कुकिंग। कुकिंग हम क्यों करते हैं खाने को? ताकि हमारा खाना और भी टेस्टी बने। अगर हम सब सब्जियों को ऐसे ही कच्चा खा जाए तो हमें टेस्ट नहीं आता, खाने में मज़ा नहीं आता, इसीलिए हम तो कुकिंग करते हैं। लेकिन इस कुकिंग के दौरान ही हम खाने में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अननोइंगली वेस्ट कर देते हैं। कैसे? फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी वेस्ट द न्यूट्रिएंट्स प्री कुकिंग। प्री का मतलब पहले, कुकिंग करने के पहले हम खाने के न्यूट्रिएंट्स को कैसे बर्बाद करते हैं। हमारे फूड आइटम्स जैसे राइस है, दाल है, ये दुकान से हम लेकर आते हैं, उनमें बहुत सारी धूल मिट्टी रहती है। सब्जी भी मंडी में ऐसे ही ओपन पड़ी रहती है, उनमें बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई रहती है। तो खाने के पहले उन्हें अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम इनको धोते ही जाए 5, 6, 10 बार बस धो ही रहे हैं, रिपीटेड वॉशिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस रिमूव सम vitamins and minerals present in them. You already know that water dissolves many things, मतलब पानी में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो अगर इस चावल में कुछ न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो जब हम उसको धो रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट पानी में भी तो मिक्स हो गया। फिर हम इस पानी को क्या करते हैं? धोने के बाद पानी को फेंक देते हैं।
तो ये जो हम फेंक रहे हैं, धूल मिट्टी तो फेंक ही रहे हैं लेकिन साथ में न्यूट्रिएंट भी फेंक रहे हैं। तो एक बार धोना तो चलो करेक्ट है, दूसरी बार भी धो लिया वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन थर्ड टाइम धोना, फोर्थ टाइम धोना, मतलब हम खाने में से एक्सेस न्यूट्रिएंट को भी इस तरीके से बार बार धो धो के फेंक रहे हैं। The second very big mistake in pre-cooking is washing of fruits and vegetables after cutting. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम फल सब्जियों को कट करके उसके बाद धो रहे हैं, मतलब कि फलों के और सब्जियों के अंदर अंदर जो न्यूट्रिएंट मौजूद है उसको भी हम धो के फेंक रहे हैं। फल के अंदर तो धूल मिट्टी नहीं है ना, सब्जियों के अंदर भी तो धूल मिट्टी नहीं है ना, तो हमें उसे काट के क्यों धोना है? If we are doing this kind of activity, we are mixing the nutrients in the water and then throwing away the water, which is a very bad practice. The third big mistake what we do is we cut the skin of many vegetables and fruits in a thick peel and which contains lot of vitamins and minerals. तो ऐसे बहुत सारे फल और सब्जियां हैं जिनके हम बहुत ही मोटे मोटे छिलके काटते हैं। फल सब्जियों को अगर हम छिलके के साथ नहीं खा सकते तो उन्हें पतले पतले हालत में ही काट लेना चाहिए। अगर हम मोटा पोर्शन कट करके फेंक रहे हैं, मतलब जितने फल में वो विटामिन्स और मिनरल्स था हम उसे भी कट करके फेंक रहे हैं। सो दिस इज द थर्ड बिग मिस्टेक व्हाट वी डू। बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं और जो विटामिन्स पानी में डिसॉल्व होते हैं वो है विटामिन सी एंड विटामिन बी। So if a food item contains vitamin C and vitamin B in it and if you wash it after cutting, तो मतलब वॉश करने से विटामिन बी और विटामिन सी फूड में से पानी में जाके मिक्स हो जाता है और उसी पानी को अगर हम फेंक देते हैं तो वो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में जाने के बजाय वो न्यूट्रिएंट नाली में चला जाता है। कुकिंग करने के टाइम हम अनजाने में क्या क्या चीजें वेस्ट कर देते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कुकिंग फूड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज सम न्यूट्रिएंट्स लाइक द विटामिन सी। तो विटामिन सी जिन जिन सब्जियों में मौजूद है, अगर आप उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर में, मतलब कढ़ाई को एकदम हाई फ्लेम में रख के पका रहे हो, तो आप उसके विटामिन को नष्ट कर रहे हो। Sometimes what we do, we boil the vegetables. कुछ सब्जियों को, आलू को हम पका लेते हैं और उसके बाद उसको मसाले में तड़का लगाते हैं और पानी को क्या करते हैं, जिस पानी में हमने उन सब्जियों को बॉईल किया उस पानी को हम फेंक देते हैं कई बार। So that is the very big mistake what we do. So the second very big mistake that we do while cooking is throwing away the water in which the food was first boiled. Because the water contains all the nutrients from the food. जब फूड पानी में बॉयल हो रहा होता है तो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पानी में मिक्स हो जाते हैं। और जो तीसरा बिग मिस्टेक हम करते हैं वो है यूजिंग अ लॉट ऑफ वाटर while कुकिंग। जब हम खाने में ग्रेवी बना रहे होते हैं तो हम 2 मग पानी डाल देते हैं और फिर इसको बॉईल करने देते हैं। ग्रेवी थोड़ा सा कम करना है, उसको हम आधे घंटे तक बॉईल ही कर रहे हैं ताकि ग्रेवी थोड़ा सा सूख जाए। तो ये जो हमने एक्सेस वाटर यूज कर लिया उससे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं खाने के। तो हमने क्या सीखा, हम कौन कौन से वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। वो है खाने को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कुक नहीं करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, खाने को जिस पानी में आपने बॉईल किया है उस पानी को थ्रो नहीं करना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, खाने को बहुत ज़्यादा पानी में डालकर भी नहीं पकाना चाहिए। और जिन फल सब्जियों में विटामिन सी मौजूद है उनको हीट तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। सो दीज आर सम कुकिंग प्रैक्टिसेस वी शुड कीप इन माइंड, और तभी हमारा डाइट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट हो सकता है, हम हेल्दी बन सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डेफिशिएंसी डिसीजेस। That is, if our body doesn't get all the nutrients which we need, then what are the type of diseases we will suffer from? हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दिस इज पार्ट 6 वीडियो जिसमें हम टॉपिक डेफिशिएंसी डिसीजेस पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक डेफिशिएंसी डिसीज। सबसे पहले हम टॉपिक का मतलब जानते हैं। डेफिशिएंसी होने का मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना, लैक ऑफ समथिंग, और उस चीज़ के कमी से हमारे बॉडी में जो डिसीज़ आती है यानी कि इलनेस आती है, जो बीमारी आती है, उसको हम डेफिशिएंसी डिसीज़ के नाम से जानते हैं। अ पर्सन
मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट इन अ होल डे। शायद वो दिन भर में पेट भर के चावल खाता होगा, रोटी खाता होगा, लेकिन फिर भी उसके फूड में बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते होंगे, उसे एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट शायद नहीं मिलता होगा। और उसी कंडीशन को अगर वो एक लंबे समय तक कंटिन्यू करता रहे तो उसके शरीर में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और इसी डेफिशिएंसी के कारण उसे डेफिशिएंसी डिसीज हो जाता है। सो हाउ डू वी डिफाइन डेफिशिएंसी डिसीज? अ डिसीज विच अराइजेस ड्यू टू lack of nutrients like the carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals in our diet for a long period of time, deficiency disease कहलाएगा। और इसीलिए हमें एक balanced diet खाना बहुत ज़रूरी है। We will discuss each nutrient one by one. So first nutrient is the protein. Protein deficiency disease. Suppose a person does not get enough protein in his food for a long time. Then what will happen? जो बीमारी ऐसे कंडीशन में होती है वो होता है क्वाशियोरकर। सी द स्पेलिंग KWA क्वा SHI शी OR और KAR कार क्वाशियोरकर। The deficiency of proteins in the diet of small children specially causes a disease called क्वाशियोरकर। क्योंकि आपने पढ़ा है प्रोटीन्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बच्चों को होती है। Now here in this picture you can see a small baby. He is suffering from क्वाशियोरकर। अब फोटो में देखने पे तो आपको ये बेबी नॉर्मल लगेगा, लेकिन इसके पेट को देखिए, दिस इज एबनॉर्मली स्वेल्ड अप। नॉर्मल कंडीशन में पेट इतना स्वेल्ड अप नहीं होता। क्वाशियोरकर ऑकर्स इन चिल्ड्रन ऑफ बिटवीन 1 to 5 years ऑफ एज। तो ऐसे कंडीशन में उसके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे? व्हाट आर सिम्टम्स? Symptoms are the changes in the body which tells us, which warns us of some kind of abnormality, some kind of disease. तो जैसे इस बच्चे के हेयर में कलर चेंज हो जाएगा। The hair of the child usually changes to red. The skin of the child becomes very dry and rough. क्योंकि प्रोटीन से ही स्किन बनता है और अगर स्किन हेल्दी नहीं है, ड्राई है, रफ है, फट रहा है, तो उसका मतलब प्रोटीन की कमी हो रही है। द स्टमक ऑफ द चाइल्ड बिकम स्पॉट लाइक स्वेल्ड अप। जैसे हमने इस बेबी के फोटो को अभी देखा, इसका पेट देख के शायद लगेगा कि बहुत भरा हुआ है, लेकिन दिस इज अ सिम्टम ऑफ क्वाशियोरकर। फोर्थ सिम्टम इज द चाइल्ड हैज अ स्लो ग्रोथ, क्योंकि मसल्स नहीं बनेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट ही विल बिकम वेरी वीक ऑल्सो। एंड द फिफ्थ सिम्टम ही विल हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। बहुत ही जल्दी इसे सर्दी, जुकाम, बीमारियां इत्यादि जल्दी हो जाता है। सो दिस इज द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इन चिल्ड्रन। इट इज कॉल्ड क्वाशियोरकर। व्हाट इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन? सपोज किसी बच्चे ने प्रोटीन रिच फूड भी नहीं खाया और कार्बोहाइड्रेट रिच भी फूड नहीं खाया, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं खाया, तो क्या होगा? In that case, he will suffer from another disease which is called as marasmus. It is the protein and carbohydrate deficiency disease. The deficiency of both proteins as well as carbohydrates in the diet of small children causes a disease called marasmus. See the spelling here. M-A-M-R-A-S, ras, M-U-S, mus, marasmus. Now what happens in this case? See the picture here. इस बेबी को देख के कितना वीक फील हो रहा है। इसने प्रोटीन रिच फूड नहीं खाया, इस बेबी के बॉडी में मसल्स ग्रो नहीं हुए और इसने कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं खाया, बहुत लंबे समय तक नहीं खाया। सो बिकॉज ऑफ दैट हिज बॉडी ऑल्सो बिकम्स वीक। Such a person will become very lean and thin and so weak that he or she may not be able to move also. Marasmus occurs mostly in infants who are below the age of 1. और इस बीमारी के मेन सिम्टम्स क्या क्या हैं? The child becomes very lean and thin. The child is reduced to just skin and bones. उसके बॉडी में सिर्फ थोड़ा सा स्किन और बोन्स नज़र आते हैं, मसल बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। द बोन्स एंड रिब ऑफ द चाइल्ड शो थ्रू द स्किन। उसके स्किन से आप उसके हड्डियों को आराम से देख सकते हैं, इतना उभर के ऊपर आ जाता है।
The child's weight also becomes very low for his age. The growth of the child also stops completely. Next we will discuss the deficiency disease caused by the deficiency of vitamins and minerals. हमने कौन कौन से विटामिन्स के बारे में पढ़ा है? विटामिन ए के बारे में पढ़ा है, विटामिन बी के बारे में पढ़ा है, विटामिन सी के बारे में पढ़ा है एंड विटामिन डी के बारे में पढ़ा है. इफ यू रिमेंबर इन आवर पार्ट 2 वीडियो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स कि विटामिन ए हमें कौन कौन से फूड आइटम्स से मिलता है. मैंने आपको सारे फूड आइटम्स के फोटोग्राफ्स दिखाए थे और ये भी बताया था विटामिन ए से हमें हेल्दी आईज मिलता है, हेल्दी स्किन एंड हेयर मिलता है. सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी आँखों के हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है. तो अगर बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो हमारी आँखों में ही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा. And the disease which will occur in our body in such a case in the deficiency of vitamin A is night blindness. Night blindness का मतलब रात को जिन लोगों को थोड़ा कम दिखाई देता है. See, observe this picture here. यहाँ पे रात के टाइम जब हम नॉर्मल इंसान किसी जगह को देखते हैं तो हमें लाइट में ही लगभग बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं. लेकिन जिस इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसे रात के वक्त सिर्फ हल्की हल्की रोशनी की बूंदें ही नज़र आती है, एज अ होल उन्हें नज़र नहीं आता. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन हिज बॉडी. नेक्स्ट इन आवर पार्ट 2 वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट विटामिन बी. विटामिन बी से हमें हेल्दी मसल्स बनते हैं. It is from the milk, eggs, meat and fish. Those are the animal products. And from the whole grains, potato, green leafy vegetables from the plant sources. और अगर विटामिन बी की बॉडी में हमारे कमी हो गई तो हमारे मसल्स क्या सही तरीके से ग्रो कर पाएंगे? Our muscle becomes very weak when we have deficiency of vitamin B in our body and we will have very less energy to do work. और इस कंडीशन को, इस बीमारी को कहा जाता है बेरी बेरी. सी द स्पेलिंग हियर, B-E-R-I, बेरी, B-E-R-I, बेरी, बेरी बेरी. In your textbook, the table 2.3, all the diseases, that is the disorder which is caused by deficiency of the vitamins and minerals are given. विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, that is the poor vision in the dark और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी होता है. विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नाम का डिसीज़ होता है और इसका सिम्टम है वेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू डू वर्क. Next we discussed about vitamin C. Vitamin C is present in all the citrus fruits like orange, lime, lemon, guava, mossambi, tomato, amla, etc. Vitamin C improves our gums. हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, हमारे दांतों को टाइटली पकड़ के बैठा रहता है. And it increases our body's immunity also. And the disease which is caused due to deficiency of vitamin C is called scurvy. See the spelling here. S-C-U-R-V-Y, scurvy. And if there is deficiency of vitamin C, then the gum starts to bleed. ब्लीड करने का मतलब है कि मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है. ब्लीडिंग ऑफ गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील. वुंड्स मतलब चोट. अगर हमें चोट लग जाती है तो वो भरने में, स्किन को ड्राई होके ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. नेक्स्ट हमने ये देखा था कि कौन कौन से फूड आइटम में विटामिन डी होता है और विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए क्या करता है. विटामिन डी हेल्प्स टू कीप द बोन्स एंड टीथ हेल्दी. बोन्स और टीथ कैल्शियम नाम के मिनरल से तैयार होता है और यही कैल्शियम हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की हेल्प लेता है. तो अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? बोन्स कमज़ोर हो जाएंगे और दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे. एंड इफ द बोन्स बिकम वीक, बोन्स बिकम सॉफ्ट, तो उससे पैर पीछे की तरफ मुड़ने लगते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होके खराब होने लगते हैं. And this condition is called as rickets. The deficiency of vitamin D, especially in small children, causes a disease known as rickets. See the spelling here, R-I-C, rick, K-E-T-S, kets, rickets. The next thing in the list is calcium. इसी कैल्शियम से हमारे शरीर में बोन्स एंड टीथ बनते हैं. तो कैल्शियम की अगर कमी हो गई तो बोन्स एंड टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है. डीके का मतलब खराब हो जाना. And the symptom also the same, weak bones and tooth decay. Here we also have to note that rickets is a
चिल्ड्रंस डिसीज। लेकिन द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन एडल्ट्स causes brittle bones and teeth which can break easily. Like the vitamins, minerals are also very important for our body, and two main minerals are iodine and iron. First, let us see iodine. Iodine is available to us by the means of iodized salt and also the sea fish. The thyroid gland is responsible for the growth of our body. Now when our body has less iodine, thyroid gland ठीक से function नहीं कर पाता. So the symptom of goiter is the neck of the person appears to be swollen, just like you are seeing in the picture. Goiter disease is more common in hilly areas. मतलब पहाड़ी एरिया में goiter disease लोगों को ज़्यादा होते हैं, because the drinking water and the food which is grown in hilly areas are poor in iodine. The next very important mineral is the iron. First of all, let us know what iron does for our body. हमारे खून का रंग लाल क्यों है? The red color of our blood is due to the presence of hemoglobin in it. Hemoglobin is a substance which is made from the iron. Hemoglobin का काम क्या है? It carries the oxygen from our lungs to all the body parts. अब अगर हमारे फूड में, हमारे डाइट में आयरन कम है, मतलब हमारे बॉडी में ये हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा, जिससे कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी कम हो जाएगा. एंड द डिसीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज कॉल्ड एनीमिया. ऑब्जर्व द स्पेलिंग ANAE, MIA, मिया, एनीमिया. The symptoms of iron deficiency, the first main symptom is the pale skin. जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, जिस इंसान का नॉर्मल ब्लड होता है वो रेडिश होने के कारण स्किन भी थोड़ा सा पिंकिश रेडिश लगता है, लेकिन जिसको एनीमिया होता है उसका स्किन पेल लगता है. पेल होने का मतलब तो स्किन का वो पिंकिश कलर नजर नहीं आता, वो पेल यानी कि येलोइश लगने लगता है. The other symptoms of anemia is the person suffering from anemia gets tired very easily. बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, बहुत weak feel होता है हमेशा. He loses his weight also and also his nails turn pale or white. Now all these deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet, ताकि हमारे बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो. And this is the reason why we have a variety of food in our plate. This is how we have finished our chapter. Next, in our part 7 video, we will give the answers for the exercise questions of your textbook. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. God bless you all. Thanks for watching, and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos. Thanks for watching, and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.